नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्री एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सैन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज वर्णमाला के क्रम में हम लोग 5वां जो वीडियो है वो हम लोग आज जो क्लियर करेंगे। उसमें महत्वपूर्ण इसमें आप देख रहे हैं कि इसे देखना बहुत ज़रूरी है और इससे जो वर्णमाला से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जहाँ विद्यार्थियों के प्रश्न छूटते हैं, आज उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। वर्णमाला के 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और मैं इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक हिंदी के क्लियर कराता चलूँगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वर्णमाला के। तो एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया। तो पूर्व की भांति कुछ पंक्तियों से मैं प्रारंभ करता हूँ, और पंक्तियाँ हैं मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आइए इन्हीं पंक्तियों से हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित अध्याय को। तो आइए चर्चा करते हैं हिंदी वर्णमाला में भाग 5 में हम लोग। इससे पहले की 4 वीडियो आपने देखे हैं वर्णमाला से संबंधित, और आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्णमाला से ही बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बच्चों के गलत होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। तो ऐसे अगर इसको अगर हम आप क्लियर करेंगे तो यहाँ से संभावना बिल्कुल ना के बराबर आपकी हो जाएगी, और प्रश्न बहुत सारे आपके सही होंगे। जिन बच्चों के ये डाउट हैं कि यहाँ पे जैसे कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों में, जैसे मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ अनुस्वार क्या होता है, और एक डाउट रहता है बच्चों को अनुनासिक का डाउट रहता है, अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर होता है। तो ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं अनुस्वार और अनुनासिक पे। तो ये देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे अनुस्वार पे। अनुस्वार क्या है, आपने देखा होगा, अनुस्वार जो शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु होता है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। सामान्यतः तो ये जानकारी है। और परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण केवल नासिका से होता है, मुख से बहुत कम ध्वनि आती है, नासिका से सबसे ज़्यादा आती है। तो परिभाषा क्या है, इसका उच्चारण केवल नासिका से होता है, मुख से बहुत रेयर के बराबर में ध्वनि आती है। तो हम कह सकते हैं केवल नासिका का प्रयोग, इसका उच्चारण केवल नासिका से होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका उच्चारण नासिका से होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा बिंदु इसमें आएगा, अनुस्वार का प्रयोग अधिकांशतः इसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तत्सम शब्दों में होता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः तत्सम शब्दों में होता है, अर्थात संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जैसे आपने शब्द लिखा गंगा, तो यहाँ पर अगर आप अपनी नासिका को बंद करेंगे तो आप गंगा शब्द का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे अंगद, अगर आप नासिका को बंद करेंगे तो अंगद शब्द का निर्माण, यानी अंगद शब्द की ध्वनि नहीं आएगी। जैसे कंकन। तो ये देखिए, जहाँ पर आपने ये देखा बिंदु लग रहा है, तो यही है अनुस्वार। ठीक है, इसमें मुख से बहुत कम ध्वनि और नाक का से सबसे ज़्यादा ध्वनि निकलती है, इसी को कहते हैं अनुस्वार। अनुनासिक में क्या है, अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप नाक बंद करके इसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये शब्द आएंगे, इनको अनुस्वार कहते हैं। इनमें देखिए बिंदु के रूप में अनुस्वार लगा हुआ है। दूसरी बात इसमें क्या है, अनुनासिक की। अनुनासिक क्या होता है, तो आपने देखा होगा शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु जो होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है उसको हम कहते हैं अनुनासिक। जैसे क्या है, इसका अगर परिभाषा देखें तो इसका उच्चारण नाक मुख दोनों से, यानी इसका उच्चारण नाक एवं मुख दोनों से होता है। नाक एवं मुख दोनों से होता है। उसका नासिका से ही होता है अधिकांशतः, इसका नाक मुख दोनों से होता है।
तो नाक मुख दोनों का जब उच्चारण नाक मुख दोनों से होगा तो अनुनासिक, और ऐसे चंद्र बिंदु। इसका प्रयोग उसका प्रयोग तत्सम में होता था, इसका प्रयोग तत्सम में नहीं होता। इसका प्रयोग प्राय तद्भव शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में होता है, शब्दों में होता है। इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है और उसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तो ये जैसे अगर मैं उच्चारण देखूँ इसके, जैसे शब्द क्या आएंगे इसमें, जैसे आँख शब्द लिखा, आँख शब्द लिखा आपने, आंत शब्द लिखा, ये देखिए बिंदु लग रहा है चंद्र बिंदु। गांव शब्द लिखा, जो देखिए यहाँ पर इसका जब आप मुंह और नाक दोनों का, आँख का, ये आंत, गांव, इन शब्दों को जब बोलेंगे तो आपका नाक और मुख दोनों काम करेंगे, दोनों से ध्वनि आएगी, इसीलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो अनुनासिक कहलाता है। क्या? प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर आपको ध्यान रखना है, अनुनासिक कहलाता है और इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में नहीं होता है। तो ये रही अनुनासिक और अनुस्वार की चर्चा हो गई। आगे अगली चर्चा करेंगे हम लोग, अगली चर्चा हम लोग करेंगे रा के संबंध में, रा संबंधी तथ्य, रा संबंधी तथ्य, रा के तथ्य क्या है, इस पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। रा संबंधी तथ्य क्या होते हैं? तो देखा होगा आपने इस तरीके से रा जो है कई रूपों में प्रयोग होता है। जैसे कोई शब्द लिखा है, जैसे कर्म शब्द लिखा है, तो इसमें ये जो ऊपर दिख रहा है ये रा है। आपने शब्द लिखा क्रम, इसमें भी रा लगा है, ध्वनि रा की आ रही है। एक शब्द आता है क्रय, इसमें भी रा आया है। इसमें आपने लिखा मर्म शब्द लिखा, इसमें भी रा आया, मर्म शब्द लिखा, इसमें भी रा आया। और आपने देखा होगा शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा गृह, तो इसमें भी री यानी रा जैसा उच्चारण आ रहा है। तो देखिए इन तीनों वर्णों को आप देखिए, एक तो इसमें ये ऊपर रा लग रहा है, इसमें यहाँ पे ध्वनि रा की आ रही है, यहाँ पर इसमें भी रा की ध्वनि आ रही, तो ये क्या? और आपने ऐसे शब्द देखे होंगे, जैसे ट्रक शब्द लिखा, ट्रक है ना। ड्रम शब्द इंग्लिश का शब्द है ड्रम, तो उसमें भी ये देखिए इस तरीके से ये स्टैंड सा प्रयोग किया जाता है, ये भी रा है। तो कितने प्रकार के रा का प्रयोग होता है, तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन सा रा कहाँ पर और क्या उसका अर्थ है। तो जैसे आप देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले रा की। पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि ये रा क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, इसको हम कहते हैं रेफ, ये कहते हैं रेफ, रेफ कहते हैं। ये सिरोरेखा के ऊपर मात्रा के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ इसका जो है वो है स्वर रहित, स्वर रहित, स्वर रहित, यानी ये जो रा है स्वर रहित रा है, स्वर रहित है, स्वर रहित रा। इसका मतलब है कि हम ये हलंत रा कह सकते हैं। ये और ये एक ही बात है, मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो रेफ रा है इसका मतलब है स्वर रहित, ये और ये एक ही बात है। तो जिस वर्ण पर उच्चारण होता है उसके अगले वर्ण पर इसको लिखा जाता है। जैसे आपने लिखा आशीर्वाद, बर्तनी आती है आशीर्वाद, तो भाई आशी इसके बाद निकला है तो इस पर चढ़ेगा आशीर्वाद। ये देखिए इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। जैसे अर्पण, आ के बाद ध्वनि आ रही है तो पा पर चढ़ेगी, अर्पण, अर्पण, आशीर्वाद अर्पण। जैसे आपने लिखा मर्म, तो माँ के बाद ध्वनि है तो दूसरे माँ पे चढ़ेगा मर्म। तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो प्रयोग है, ये जो रा है रेफ वाला, यानी इसको हम स्वर, और ये लगता कहाँ है? स्वर सहित पर, यानी होता स्वर रहित है, लगता स्वर सहित पर है। तो स्वर सहित, स्वर रहित या स्वर सहित वर्ण के साथ इसका प्रयोग होता है। स्वर सहित वर्ण
के साथ इसका प्रयोग होता है। स्वर रहित है लेकिन किसके साथ? स्वर रहित वर्ण के साथ इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम रेफ। और स्वर कैसा है? ये स्वर रहित है ये, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। अगला इसी में हम लोग बात करेंगे, इसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे ये स्टैंड वाले यानी इसका क्या प्रयोग है। आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा ये इस तरीके का जो रा बनता है, ये सिरो एक खड़ी पाई में ये स्टैंड जैसा ये आप दिखा रहे हैं, इस तरीके का जो रा होता है इसको हम बोलते हैं पदेन, इसको कहते हैं पदेन। और इससे पहले मैंने क्या बताया? इसको बोला था मैंने रेफ, इसको बोला था रेफ और ये है पदेन। तो ये रेफ क्या है? ये इसका मतलब है हलंतरा। हलंतरा का मतलब स्वर रहित है और स्वर सहित के साथ लगेगा। स्वर रहित है ये और स्वर सहित के साथ लगेगा। और पदेन रा का मतलब ये होता है ये पूरा रा है, यानी ये स्वर सहित है, स्वर सहित है, ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है। और ये लगता किसके साथ है? ये लगेगा आपका, इसका जो प्रयोग होता है स्वर रहित के साथ, स्वर रहित वर्ण के साथ इसका प्रयोग होता है। स्वर रहित वर्ण के साथ इसका प्रयोग होता है और इसका क्या है? ये स्वर रहित है, स्वर सहित के साथ होगा। और इसका स्वर रहित है तो ये स्वर रहित के साथ इसका प्रयोग होगा। मुख्य बिंदु इसका ये है। तो इसको हम बोलते हैं पदेन और इसको बोलते हैं रेफ। सबसे पहले ये जानकारी, ये देखिए हलंत है और ये आपका कंप्लीट रहा है। जैसे कोई शब्द लिखा, जैसे मेरा ही नाम है प्रदीप, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे नाम में पा और ये जो स्टैंड लगा यही है पदेन रा। यानी हम ये कह सकते हैं। और शब्द देखिए जैसे क्रम, तो इसमें ये देखिए लग गया। ऐसे ही आपने शब्द देखा भ्रम शब्द में इसका प्रयोग हो गया, है ना। तो इस तरीके से इनका प्रयोग होता रहता है। जैसे आपने प्राण शब्द लिखा, प्राण, तो ये और ये एक ही बात है, चाहे आप ऐसा लिख लीजिए चाहे प्राण ऐसा लिख लीजिए, वो एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये मैं बता रहा हूँ स्वर रहित वर्ण के साथ इसका प्रयोग क्यों होगा। तो देखिए इसका जब हम विच्छेद करेंगे, विच्छेद भी आपके एग्जाम में आता है, तो मैंने इसको बोला स्वर रहित वर्ण के साथ। ये चीज़ देखिए स्वर रहित, तो देखिए प हलंत और यहाँ पर अगर तो रा, ये जो स्टैंड है यही है, यानी मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। इस तरीके से ये और ये एक ही बात है, प्र और ये एक ही बात है। और इसको हम विच्छेद करेंगे तो ये दा हलंत, फिर ई, फिर पा हलंत और फिर आ, इस तरीके से इसका विच्छेद होता है। तो हमारा मतलब यहाँ है कि ये स्वर सहित के साथ, स्वर रहित के साथ इसका मेल होता है। ये स्वर सहित के साथ मेल हो रहा है। और ऊपर वाला अगर हमने कोई शब्द लिखा था, जैसे हमने लिखा था कोई शब्द लिखा, नर्म शब्द लिखा, तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो देखना ध्यान से, इसको हम विच्छेद करेंगे तो न हलंत आ प्लस, अब यहाँ पे आएगा रा हलंत, और ये देखिए माँ पूरा लिखा जाएगा। तो इसका देखिए ये स्वर, ये जो है ये रहा, है ना, और ये पूरा है। यानी देखिए मैंने क्या बताया, ये स्वर रहित है, ये स्वर रहित हलंत लगा है। और किसके साथ प्रयोग हो रहा है? स्वर सहित के साथ प्रयोग होता है। और लेकिन ये स्वर सहित है और स्वर रहित के साथ प्रयोग होता है। ये बहुत अच्छी इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान, और इनके नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये रेफ है, ये पदेन है। अगली बात अगर हम करें, एक इस वाले रा की चर्चा करें, जैसे ये शब्दों में आपने देखा होगा ट्रक में ये इस तरीके से बन जाता है, ड्रामा शब्द लिखा है या ड्रम शब्द लिखा है, तो इसमें आपने देखा होगा नीचे से। तो इनका प्रयोग, ये और ये एक ही बात है, ये और पदेन रा एक ही बात है, ये और पदेन रा एक ही बात है, यानी ये भी पदेन है। लेकिन ये क्या है, जो खड़ी पाई वाले वर्ण नहीं होते। खड़ी पाई का मतलब क्या होता है, जो नीचे से राउंड शेप में वर्ण होते हैं, जो नीचे से गोल होते हैं, राउंड शेप, मतलब ये देखिए राउंड शेप में वर्ण आ गया, ये खड़ी पाई नहीं है ना। तो जैसे ट्रा है, ड्रा, देखिए डा लिखा है तो इसमें भी राउंड शेप है। तो जितने भी राउंड शेप वाले वर्ण होते हैं उनमें
इनका प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर ये दो रा नहीं है, इसमें क्या है कि ये मैंने बताया कि एक तो लगेगा, यानी एक हलंत का प्रयोग होता है, हलंत का प्रयोग होता है, और प्लस एक पदेन रा का प्रयोग होता है। ये पदेन रा का प्रयोग होता है और हलंत का प्रयोग होता है। तो भाई हलंत आप अगर किसी शब्द में लगाओगे तो हलंत का मतलब क्या है, इस तरीके से लिखोगे ये, और पदेन कैसे लिखोगे, पदेन रा इस तरीके से लिखोगे। तो ये दोनों भाई, ये वाला जो ये लाइन जो है वो किससे मिली, या केस से। तो ये कैसे मिली भाई, ये हो गया हलंत और ये हो गया आपका रा। इस तरीके से इसका प्रयोग इन्होंने दोनों को मिला दिया। यानी हम ये कह सकते हैं ये भी स्वर किसके साथ जुड़ा, स्वर रहित के ही साथ जुड़ा है, स्वर सहित के ही साथ जुड़ा है। स्वर रा ये स्वर सहित है और जुड़ा किसके साथ है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका प्रयोग क्या है, जैसे अगर आपने लिखा टा तो टा हलंत रहा और इसमें जोड़ा आपने पदेन रा, ये रहा। तो ये इस तरीके से आप अगर इसको देखेंगे तो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा आपका टा हलंत और इस तरीके से ये रा इसमें जुड़ गया। ये जो रा था वो इस तरीके से इसमें जुड़ गया, तो इसलिए ये ट्रा बन गया। ऐसे ही बात करें इसमें कि जैसे मैंने लिखा ड्रम शब्द लिखा, तो भाई ड्रम का अगर हम विच्छेद करेंगे, ड्रम का विच्छेद करेंगे तो ड्रम कैसे विच्छेद होगा, डा हलंत, देखिए स्वर रहित के साथ जुड़ रहा है, और ये वाला आपका रहा, ये जो स्टैंड वाला है ये इधर वाला ये रहा ये, तो इसको हम पदेन बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से खड़ी पाई लेके लिख दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद माँ हलंत और आ, इस तरीके से ये विग्रह इसका विच्छेद होगा। तो ऐसे ही है ना, ट्रक शब्द लिखा है तो उसमें भी इसका प्रयोग हो जाएगा, ट्रक। ऐसे ही आपने राष्ट्र शब्द लिखते हैं, राष्ट्र, तो भाई राष्ट्र का मतलब क्या है, जैसे रा ये तो पूरा है, रा हलंत फिर आ, इसका विच्छेद इस तरीके से होगा, शा मूर्धन्य हलंत और टा, देखिए टा हलंत आएगा और इधर निकलेगा ये रा, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ आ जाएगी रा, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं ये पदेन रा है। तो ये इसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से 3 रा आपने देखे, एक आपने ये रेफ देखा, दूसरा आपने ये पदेन देखा, और पदेन का ही एक अन्य रूप आपने इस तरीके से देख लिया, है ना। तो ये और ये कहीं ना कहीं एक ही है ना, इनका ये पदेन ही है, पदेन ही है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर ये रा जुड़ा है और ये क्या जुड़ा है, ये आपका हलंत है, ये क्या है हलंत है, और ये आपका रा है ना। तो है तो पदेन ही, इसमें ये खड़ी पाई है और ये जो राउंड शेप में होते हैं उसमें इस तरीके से जुड़ेगा, और जो खड़ी पाई के होते हैं उसमें ऐसे, और ये क्या है, ये आपका रेफ है, ये रेफ है। तो ये चीज़ आपने जानकारी कर ली। अगला इसी में देखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग कर्म जैसे शब्द आपने लिखा होगा, जैसे गृही शब्द लिखा है, गृही, तो ये बच्चे क्या कर जाते हैं, गृही शब्द में ये रा लगा देते, नहीं भाई इसका उच्चारण गृही है। जैसे हम लोग शब्द लिखते हैं ब्रज, ब्रज लिखते हैं तो ब्रज, और कुछ लोग ऐसे ब्रिज लिखे जाते हैं, तो ये गलत है, ये ब्रिज शब्द गलत है, ये ब्रज सही होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हम इसकी बात करेंगे, ये रा नहीं है, ये क्या है, री है, यानी इसका काम क्या है, ये है री। और री भाई व्यंजन नहीं होता, कोई रा नहीं है, री कोई रा नहीं है, री क्या है, ये क्या है भाई, स्वर है। तो इस तरीके से जो रा ध्वनि है, ये जहाँ भी आपको इस तरीके से घुमावदार मिलेगा, इसका मतलब है ये री है। और री क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में एक मूर्धन्य है इसका उच्चारण, और स्वर होता है। तो ये जानकारी हमने इसमें कर ली, है ना। और कुछ शब्दों जैसे श्रम शब्द लिखा है, श्रम, तो श्रम को क्या करोगे भाई, शा, ये शा हलंत और पदेन रा जुड़ा, तो सा हलंत और पदेन रा जुड़ के ही क्या बनता है, इस तरीके का श्रा बन जाता है, सा, है ना। तो ये आपने संयुक्त व्यंजनों में पढ़ा है, संयुक्त व्यंजनों में मैंने कराया है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये चीज़ें तैयार हो गई। आगे चर्चा करते हैं इसी में। अगला क्या है कि हमारा एक ध्वनियों के विषय में भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्वनियों के विषय में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ध्वनियों के विषय में जैसे ध्वनियाँ आती हैं, संयुक्त द्वैत ध्वनि क्या है, संपर्क ध्वनि क्या है, संयुक्त ध्वनि क्या है, इस तरीके से ध्वनियाँ आ जाती हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे इसी के दूसरे पार्ट में। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि और ऊर्जा मिल सके और मैं आपको इसी तरीके से नए वीडियो बनाता रहूं और आपको भेजता रहूं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।